तो प्रिय छात्रों, आज हमारा जो क्लास है वह संसद से ही संबंधित है। तो आज का जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है वह अनुच्छेद 85 से शुरू हो रहा है, 85 से। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है कि संसद का जो सत्र होता है और फिर जो सत्रावसान होता है और फिर लोकसभा का जो विघटन होता है उसके बारे में बात करता है। तो सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में अनुच्छेद 85 संबंधित है। यह कहता क्या है? यह कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार होगा। तो कहता है कि कैसा अधिकार होगा? तो कहता है संसद के किसी भी सदन का सत्र बुलाने का, मतलब क्या, सेशन शुरू करवाने का अधिकार होगा राष्ट्रपति को। और फिर दूसरा अधिकार कहता है कि संसद का जो दोनों सदन है, चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा है, उसका सत्रावसान करने का भी अधिकार होगा, मतलब सेशन समाप्त करने का भी अधिकार होगा। और तीसरा जो अधिकार है वह है कि लोकसभा को विघटित करने का भी अधिकार होगा, मतलब लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार होगा। तो यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है कि जब संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का राष्ट्रपति सेशन बुला सकता है, सत्र बुला सकता है, या संसद के किसी भी सदन का वो सेशन समाप्त करने की घोषणा कर सकता है, तो फिर केवल लोकसभा को ही विघटित करने की बात वह क्यों कर सकता है, राज्यसभा का क्यों नहीं कर सकता? तो इसके पहले के अनुच्छेद में हम लोगों ने चर्चा किया है कि राज्यसभा जो है वह एक अस्थाई सदन है और उसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता है। इसलिए जो है, चूंकि राज्यसभा के बारे में पहले ही कह दिया गया कि वह एक अस्थाई सदन है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि केवल एक सदन लोकसभा ही ऐसा सदन है जिसे राष्ट्रपति विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। अब उसके बाद जो है अगला पॉइंट फिर इसी अनुच्छेद में शुरू होता है। वो क्या शुरू होता है? कहता है कि संसद का जो दोनों सदन है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो कहता है कि किसी भी सदन का जो होता है उसका जो दो अधिवेशन के बीच में जो अंतराल होना चाहिए वह 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि लोकसभा का यदि सपोज कर लीजिए कि 2 मार्च को सेशन समाप्त हुआ, तो अगला जो अब सेशन शुरू होगा वो लोकसभा का वो 6 महीना से 6 महीना से अधिक नहीं होगा। उसी ढंग से राज्यसभा के सेशन मान लीजिए 10 मार्च को समाप्त हुआ, तो अब जो अगला राज्यसभा का सेशन होगा वह भी 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल में शुरू नहीं होगा। तो इस तरह से संसद के किसी भी सदन के बारे में अगर हम बात करें तो उसके 2 सदनों के बीच का गैप जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि जिस डेट को सदन का सेशन समाप्त हुआ वहाँ से 6 महीने का समय हम जोड़ लेंगे आगे का, और उस 6 महीना के पूरा होने से ज़्यादा का फिर अगला सेशन शुरू होने का डेट नहीं होना चाहिए, बल्कि 6 महीने के अंदर अंदर अगला सेशन उस सदन का शुरू होना चाहिए। तो ये कहता है। तो याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन का जो आपको 2 अधिवेशन के बीच का गैप होगा वो अधिक से अधिक 6 महीने ही होगा, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। अब आता है अनुच्छेद 86 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह 86 क्या कहता है? यह कहता अभिभाषण, मतलब भाषण देने का, एड्रेस करने का। अभिभाषण को अंग्रेजी में एड्रेस करना कहा जाता है, मतलब भाषण देना। प्लस संदेश भेजने का अधिकार। तो किसको जो है अभिभाषण करने का अधिकार होगा, एड्रेस करने का अधिकार होगा और संदेश भेजने का अधिकार होगा? तो कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा
कि वह संसद के किसी भी एक सदन में जा कर के एड्रेस कर सकता है, भाषण दे सकता है, अथवा दोनों ही सदन में जाकर के वह एड्रेस कर सकता है, भाषण कर सकता है। तो ये जो है उसको अधिकार होगा। तो दोनों सदन में करेगा मतलब संयुक्त बैठक में करेगा। तो एक ये हुआ राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में कि किसी एक सदन में जाकर के, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां जाकर के वह भाषण दे सकता है, या दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके संयुक्त बैठक में वह भाषण दे सकता है। उसके अलावा फिर अगला जो अधिकार है उसको संदेश भेजने का, तो कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि किसी भी सदन में वह किसी भी तरह का मैसेज भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। सपोज कर लीजिए कि संसद के किसी एक सदन में, चाहे वह लोकसभा भी हो सकता है या राज्यसभा भी हो सकता है, वहां कोई विधेयक पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित पड़ा हुआ है, पास नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में भी राष्ट्रपति उस सदन को संदेश भेज सकता है जिस सदन में वो मैसेज पेंडिंग होगा कि भाई आप जो है उस विधेयक के बारे में फैसला लीजिए कि आपको पास करना है या नहीं करना है। अथवा कोई अन्य तरह का भी मैसेज वह किसी भी सदन में भेज सकता है। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार है आपको एड्रेस करने का या मैसेज भेजने का। अब उसके बाद आता है अनुच्छेद 87 यह कहता है विशेष अभिभाषण मतलब स्पेशल एड्रेस करने का अधिकार, स्पेशल भाषण देने का। यहाँ था अभिभाषण का मतलब एड्रेस करने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार। यहाँ है 87 में स्पेशल भाषण देने का अधिकार। तो वो क्या है, कहता है राष्ट्रपति को अधिकार होगा स्पेशल भाषण देने का अधिकार। तो वह कैसा अधिकार होता है, तो कहता क्या है कि लोकसभा के प्रत्येक चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में वह जो है स्पेशल भाषण दे सकता है। मतलब क्या है कि जब भी लोकसभा का आम चुनाव होता है, साधारण चुनाव होता है, तो आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहला बैठक आरंभ होता है, तो उस बैठक पहला सत्र आरंभ होता है, तो उस पहले सत्र में जाकर के राष्ट्रपति को स्पेशल भाषण देने का अधिकार है। और साथ में फिर उसको एक और अधिकार है इसी तरह का कि हर एक साल के सत्र के शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके संयुक्त बैठक में भाषण देने का अधिकार है। तो ये दो तरह का उसको स्पेशल अधिकार हुआ राष्ट्रपति को। एक तो हर एक आम चुनाव के बाद जब लोकसभा का पहला सेशन शुरू होगा, पहला सत्र आरंभ होगा, तो उस सत्र में जाकर के उसको स्पेशल भाषण देने का अधिकार है। और हर एक साल का जो पहला सेशन आरंभ होता है, तो उस सेशन में उसको संसद के दोनों सदनों को एक साथ बैठा करके संयुक्त बैठक में भाषण देने का अधिकार है। तो ये हुआ कि लोकसभा के जैसो प्रथम सत्र के आरंभ में आम चुनाव के बाद, और उसके बाद हर एक साल के शुरुआत में जो पहला सेशन शुरू होता है जिसको हम लोग बजट सत्र कहते हैं, तो उसमें भी जो है उस बजट सत्र में भी जो है दोनों सदनों को मतलब लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बैठा करके स्पेशल भाषण देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। तो इसलिए 86 में भाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार, 87 में स्पेशल भाषण देने का अधिकार, याद रखिएगा। अब आता है अनुच्छेद 88। यह कहता है मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। तो मंत्री और महान्यायवादी का क्या अधिकार होगा, यह कहता है अनुच्छेद 88। तो महान्यायवादी के बारे में हम लोगों ने आर्टिकल 76 में पढ़ा है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में जा कर के भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन जब वहाँ पर वोटिंग होगा किसी विषय पर, मतदान होगा उस सदन में, तो उसे वोट करने का अधिकार नहीं है।
तो जब हम लोग अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को पढ़ रहे थे तो वहीं पर हमने चर्चा किया था कि अनुच्छेद 88 के अंतर्गत महान्यायवादी को इस तरह का अधिकार है। तो वही बात यहाँ पर अनुच्छेद 88 में मंत्री और महान्यायवादी के बारे में है कि मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में जो है भाग लेने और जो है बोलने का अधिकार होगा। संसद का जो संयुक्त बैठक होता है उसमें भी भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, या फिर जिस किसी संसदीय समिति का में जैसे हुआ सदस्य हो गया है वहाँ भी उसको भाग लेने और जो है सो आपको बोलने का अधिकार होगा। लेकिन अगर वहाँ पर जो है वोटिंग होगा तो वह वोट नहीं कर सकता है। मंत्री कहाँ वोट कर सकता है? जिस सदन का मंत्री सदस्य होता है वहाँ अगर मतदान होगा तो मंत्री वहाँ पर मतदान कर सकता है। सपोज कर लीजिए कि कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में यदि वोटिंग होगा तो वहाँ मंत्री जैसो आपको मतदान कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। लेकिन राज्यसभा में यदि वोटिंग होगा तो राज्यसभा में मंत्री मतदान नहीं कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता। उसी ढंग से राज्यसभा का कोई सदस्य अगर मंत्री है तो वह राज्यसभा की बैठक में अगर वोटिंग होगा तो राज्यसभा में तो वोटिंग कर सकता है, लेकिन लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकता। लेकिन आज महान्यायवादी चूंकि न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए वह न तो लोकसभा की में मतदान होने पर वोट कर सकता है और न राज्यसभा की बैठक में वोट होने पर मतदान कर सकता है। तो ये जो है सो अनुच्छेद 88 कहता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 85 से लेकर के 88 के बारे में जो प्रावधान है हमारे संविधान में उसको हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग 89 से जो है अगले क्लास में देखेंगे और हम लोग फिर मिलेंगे शाम में 8 बजे। धन्यवाद।